Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is thermodynamics, the subject of BTech third semester from AKTU syllabus. In my previous lecture I have talked about some concept of entropy, concept of enthalpy, various laws associated with the thermodynamics, refrigeration process and some fundamental regarding that. So, today I am continuing my lecture basically on the refrigeration process, that means simple vapor compression refrigeration system. So, this is basically the simple vapor compression refrigeration system. This is the basic system used for the refrigeration effect, used for creating cooling effect और refrigeration effect these days. सबसे ज़्यादा जो साइकिल यूज़ हो रही है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में, कूलिंग प्रोसेस में आजकल के सिनारियो में जो सबसे ज़्यादा हमारी जो साइकिल यूज़ हो रही है वो बेसिक साइकिल हमारी ये है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन शॉर्ट में हम लोग इसको सिंपल वीसीआर भी कहते हैं। तो इसके बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया। दिस इज़ योर कंप्रेसर, दिस इज़ योर कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंडर एंड इवेपोरेटर। Compressor is connected with condenser, condenser is connected with receiver and expander. This is also known as the throttling device. This connected with the evaporator and evaporator is connected with the compressor itself. This is basically the flow of refrigerant. This is basically the flow of refrigerant. Refrigerant पाइप के अंदर फ्लो करता है और यहाँ पर इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट वेपर इवेपोरेटर में जाएगा, उसके बाद कंप्रेसर में, देन कंडेंसर में, रिसीवर में, एक्सपेंडर में और देन फिर अगेन इवेपोरेटर में जाएगा। यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, इसके पहले भी डिस्कशन किया हम लोगों ने। दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ नोन एज कूलिंग इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ पे हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन हम देंगे कंप्रेसर को। यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का रिजेक्शन होगा, हीट रिजेक्ट होगी और यहाँ पे कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है बेसिकली, दिस इज आल्सो नोन एज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, प्रेशर रिडक्शन होगा, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होगा, देन अगेन यहाँ पे इवेपोरेटर होगा। तो इस तरीके से सेम रेफ्रिजरेंट साइकिल रिपीट होती जाती है साइकिल में और हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें मिलता चला जाता है। अगर हम लोग और डिटेल में बात करें कि प्रोसेस कौन कौन से होते हैं और रेफ्रिजरेंट की कंडीशन क्या क्या होती है। ये हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। सबसे पहले अगर यहाँ से लेके चले 1 2 3 3 4 इसका डेजिग्नेट कर दे, अगर हम लोग नोटेशन दे दें अपनी तरीके से कि 1 पे क्या कंडीशन है, 2 पे क्या कंडीशन, तो हम लोग सिंपली एक नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 3 4 1। सो 1 इज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर और एट द आउटलेट ऑफ इवेपोरेटर। अगर हम लोगों ने डेजिग्नेट कर दिया है 1 2 3 4 से, तो एक जो 1 क्या है, 1 इज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर एंड एट द आउटलेट ऑफ दिस इवेपोरेटर। 2 is the condition of refrigerant at the outlet of compressor and inlet of condenser. 3 is the outlet of condenser, 3 is the condition of refrigerant at outlet of condenser and inlet of receiver we can say. 3 सेम है, किसी भी तरीके का यहाँ पे प्रोसेस कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम लोगों ने 3 और 3 सेम रखा है। यहाँ पे इसका वर्किंग सिर्फ इतना है कि वो रिसीव कर ले रहा है लिक्विड के फॉर्म को। 4 इज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द आउटलेट ऑफ एक्सपेंडर और इनलेट ऑफ इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का आउटलेट कंप्रेसर के इनलेट से कनेक्टेड है, कंप्रेसर का आउटलेट कंडेंसर का इनलेट से कनेक्टेड है, कंडेंसर का आउटलेट रिसीवर के इनलेट, रिसीवर के आउटलेट एक्सपेंडर के इनलेट से, और एक्सपेंडर का आउटलेट जो है वो हमारा इवेपोरेटर के इनलेट से कनेक्टेड है। तो जो रेफ्रिजरेंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर हम लोग कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो बेसिकली हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है, यानी लो प्रेशर लो टेम्परेचर
वेपर रेफ्रिजरेंट। दो फेज हैं यहाँ पे बेसिकली रेफ्रिजरेंट की। वी आर हैविंग टू फेजेस, द फर्स्ट वन इज योर लिक्विड एंड द सेकंड वन इज योर वेपर फॉर्म, जहाँ कुछ कहीं कहीं पे लिक्विड है, कहीं कहीं पे हमारा वेपर है। लेकिन कंप्रेसर के इनलेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कंप्रेसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट नहीं जाएगा, हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट जाएगा। और वो वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ पर वन कंडीशन पे इसका टेम्परेचर और प्रेशर हमारा लो होगा। दैट्स वाई एट पॉइंट 1 द रेफ्रिजरेंट इज वेपर स्टेट and low temperature, low pressure. So, we can say at point 1 the refrigerant is low pressure, low temperature vapor refrigerant. At point 2 compression होने के बाद at point 2 में जो कंडीशन है रेफ्रिजरेंट की वो कैसी है हमारी, वो भी हमारी वेपर के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, और वेपर के फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर हमारा ज़्यादा है। सो दैट मीन्स एट पॉइंट 2 हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, एट पॉइंट 2 हाई प्रेशर high temperature vapor refrigerant at the outlet of compressor. Point number 3 पे कंडेंसर के बाद उसका फेज चेंज हो गया है, वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो गया है, यानी वेपर से कंडेंस होकर के लिक्विड में आ गया है। यानी अब इस कंडीशन पे जो फेज है हमारा वो लिक्विड बन चुका है। इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, बेसिकली यहाँ पे जो बेसिकली हमें रेफ्रिजरेंट मिल रहा है दैट इज बेसिकली लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है ये बेसिकली इन जनरल कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। टेम्परेचर कभी ना कभी थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, लेकिन प्रेशर हम लोग देखें तो यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे प्रेशर जो होता है कांस्टेंट बना रहता है। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ प्रेशर है वही यहाँ पर प्रेशर है, तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा उसकी कंडीशन क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में होगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर जनरली हाई होगा। यहाँ से इसको रिसीव कर लिया जाएगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को रिसीव कर लिया जाता है रिसीवर में। उसके बाद उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है एक्सपेंडर को। एक्सपेंडर के केस में क्या है, एक्सपेंडर केस में फोर कंडीशन, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यानी यहाँ पर भी हमारा लिक्विड ही है। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका फेज चेंज नहीं हुआ, लिक्विड यहाँ भी है लिक्विड यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रेशर चेंज हो गया और टेम्परेचर हमारा चेंज हो गया। लो टेम्परेचर लो प्रेशर के फॉर्म में हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ गया है 4 पॉइंट पे। अगेन ये 4 पॉइंट पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा इनलेट होता है इवेपोरेटर में, अगेन वो कन्वर्ट होकर के 1 पे आ जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में, यहाँ पे लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में। इस तरीके से जो कंडीशन है रेफ्रिजरेंट की वो अलग अलग कंडीशन पे, यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इस तरीके से जो रेफ्रिजरेंट की डिफरेंट कंडीशन है वो यहाँ पर हमको मिलती है। अगर प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो रेफ्रिजरेंट जाहिर सी बात है हम लोगों ने कंडीशन की बात कर ली। अब वो जो कंडीशन जहाँ जहाँ चेंज हो रही है उस कंपोनेंट्स में, तो उसको अगर कलेक्टिवली अगर हम लोग देखें देन वी आर हैविंग द ओवरऑल वर्किंग ऑफ दिस सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो सबसे पहले रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाएगा जहाँ पर उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, द काइंड ऑफ कंप्रेशन विल टेक प्लेस। दिस द प्रोसेस इज नोन एज कंप्रेशन प्रोसेस, यानी यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, कंप्रेशन होगा। अब वो डिटेल में बात करेंगे वो कंप्रेशन कैसा होगा, उसको जब टीएस डायग्राम भी हम लोग समझेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पे चेंज हो रही है। सो बेसिकली 1-2 इज द प्रोसेस known as compression process in which the pressure increases, temperature increases of vapor refrigerant. तो यहाँ पर बेसिकली रेफ्रिजरेंट का कंप्रेशन होगा, उसके लिए हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा कंप्रेसर के केस में। सो हेयर द रेफ्रिजरेंट चेंजेस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट with the help of compressor because the compression process will take place for this working compressor. This high temperature high pressure vapor refrigerant is allowed to go in condenser, where what will happen, the kind of condensation will take place, that means the condensation process the vapor refrigerant get converted into liquid refrigerant. Here in condenser the condensation process will take place where the high pressure high temperature vapor refrigerant get converted into high temperature high pressure liquid refrigerant. So
During this process, the kind of heat is rejected from the system. That amount of heat is known as the latent heat of condensation. That means यहाँ पे हीट का रिजेक्शन होगा. दिस अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और हीट रिजेक्टेड और हीट आउटपुट. सो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का बेसिकली यहाँ पे वेपर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो. उसके बाद इसको रिसीव कर लिया जाएगा रिसीवर में किसी तरीके के उसको चेंजेस नहीं होंगे, प्रेशर टेम्परेचर वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा. तो इसलिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट पे हमारा जो पॉइंट है वो सेम है. यहाँ पर exactly this is basically the kind of throttling process, expansion. The expansion will take place in the sense the pressure decreases with a decrease in temperature. अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर बेसिकली थ्रॉटलिंग प्रोसेस है. थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि इन दिस प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट. सो द प्रोसेस इन विच द एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट फॉर द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इज नोन एज थ्रॉटलिंग प्रोसेस. सो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, थ्रॉटलिंग हो रही है, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है और टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हो रहा है. इसको डिटेल में हम लोग जब पीएच डायग्राम देखेंगे या टीएस डायग्राम देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का एक्सपेंशन हुआ एक तरीके से और यहाँ पर जो हमें रेफ्रिजरेंट मिला वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा यहाँ पर मिल गया. लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ भी था, लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ भी है. यहाँ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे था, यहाँ लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे. लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज अलाउड टू पास थ्रू इवेपोरेटर. नाउ what will happen in evaporator? The kind of phase transformation will take place from liquid to vapor refrigerant. Now if the liquid get converted into vapor refrigerant, the kind of vaporization process will take place. That means the kind of certain amount of heat is extracted from the space required for the cooling for this refrigerant. यानी यहाँ पर अब liquid refrigerant ट्रांसफॉर्म होगा वेपर रेफ्रिजरेंट में. जिस कैसे होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके. जहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो स्पेस हमारा ठंडा हो जाएगा और हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब किया है ये दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. दिस इज द हीट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कूलिंग इफेक्ट एज वेल एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. यानी यहाँ पर जो हमें जो कूलिंग इफेक्ट मिलेगा वो बेसिकली इस रीजन पे हमें मिलेगा. रेफ्रिजरेंट चेंज होगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट से वेपर रेफ्रिजरेंट में कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे. तो ये प्रोसेस हमारा वेपोराइजेशन कहलाएगा और यहीं पे हमारा कूलिंग इफेक्ट हमारा मिलेगा और जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे. उसको हम लोग दिस इज ऑल्सो नोन एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या QN. सो प्रोसेस कौन से हुआ यहाँ पे कंप्रेशन 1-2 प्रोसेस 1-2 दिस इज कंप्रेशन. कंडेंसेशन 2-3 कंडेंसेशन प्रोसेस. 3-4 expansion. 4-1 vaporization. In this way all process take place. और इसके बारे में डिटेल और हम लोग देखेंगे जब TS-PS डायग्राम हम लोग अभी समझते हैं. This is basically the TS diagram or pH diagram. TS means temperature entropy diagram and pH means pressure एंड एंथैल्पी डायग्राम. ये डायग्राम हमें ये बताता है कि बेसिकली इन रेफ्रिजरेंट की कंडीशन जो फ्लो कर रहा है इस प्रोसेस में कहाँ पे एंट्रोपी चेंज हो रही है, कहाँ पे कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है और कैसे हमारी एंथैल्पी चेंज हो रही है जो रिस्पॉन्सिबल है हीट कंटेंट के लिए. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में हम लोगों ने देखा बेसिक हमारे पास कंपोनेंट्स कौन से, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंडर है, इवेपोरेटर है. तो जहाँ इन सारे कंपोनेंट्स में कैसे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कंप्रेशन में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कंडेंसेशन में कैसे चेंज हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को देखना है. अगर 1 से 2 को स्टार्ट करें, अब देखिए कंप्रेसर के इनपुट पे 1 आउटपुट पे 1, इनपुट पे 1 आउटपुट पे 1, इनपुट पे 1 आउटपुट पे 1. 2 और 3 कंडेंसेशन के करस्पॉन्डिंग है, 2 और 3 कंडेंसेशन के करस्पॉन्डिंग है. यानी यहाँ पर कंडेंसर हमारा लगा हुआ है और यहाँ पे CP का मतलब कंप्रेसर हमारा लगा हुआ है. यहाँ पे CP का मतलब कंप्रेसर लगा है और C का मतलब कंडेंसर हमारा लगा हुआ है. 3 से 3 कोई चेंज नहीं है. 3 से 4 की बात हम करें तो एक्सपेंडर लगा हुआ है. 3 से 4 की बात करें एक्सपेंडर लगा हुआ है. 3 से 4 एक्सपेंडर लगा हुआ है. 4 से 1 के बीच में देखें तो यहाँ पे इवेपोरेटर लगा है. 4 से 1 के बीच में देखें तो यहाँ पे बेसिकली हमारा इवेपोरेटर लगा है. ये हमारा इवेपोरेटर हो गया, ये हमारा कंप्रेसर हो गया, ये हमारा कंडेंसर हो गया और ये हमारा
एक्सपेंडर हो गया। तो इनपुट आउटपुट 1 2 3 4 प्रोसेस से रिप्रेजेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 1 से 2 की अगर हम लोग बात करें तो 1 से 2 में रेफ्रिजरेंट चेंज हो रहा है, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। कैसे? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होने का मतलब प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है, यानी 1 से 2 के बीच में देखिए टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2 के बीच में प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। किस केस में? कंप्रेसर के इनपुट और आउटपुट के केस में। यानी कंप्रेसर क्या कर रहा है? हमारा टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा है, प्रेशर को बढ़ा दे रहा है, एंथैल्पी को बढ़ा दे रहा है। एंथैल्पी का मतलब टोटल हीट कंटेंट। यहाँ पे हमारा टोटल हीट कंटेंट भी हमारा 1 से 2 के बीच में बढ़ रहा है। एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। एंट्रोपी का मतलब क्या है? एंट्रोपी का मतलब यहाँ पे ये समझना है हमको, बेसिकली ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है ये। इसको हम लोग कहेंगे दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस या आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स द फुल प्रोसेस इज नोन एज आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन। यानी यहाँ पर कंप्रेसर के केस में जो कंप्रेशन होगा दैट विल बी द आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन process. So, the process known as isentropic compression in which the pressure increases, temperature increases and the entropy remain constant. Now, entropy remain constant, that means what? If the entropy remain constant, that means no heat interaction take place between system and surrounding. That means when this isentropic compression process take place, the heat interaction between the system and surrounding is not there. That means किसी भी तरीके का heat interaction यहाँ पर हीट लॉस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी भी तरीके का हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं दिस इज आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इटसेल्फ, एंड द फुल प्रोसेस इज नोन एज आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन इन विच द प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीजेस वाइल द कंप्रेशन प्रोसेस इन कंप्रेसर। यानी इस कंप्रेसर में आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है जिसमें हीट इंटरेक्शन नहीं है, टेम्परेचर और प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है। ये प्रोसेस यहाँ पर और ये प्रोसेस यहाँ पे हमारा आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन कहलाएगा। अब 2 पॉइंट पे कंडेंसर का इनपुट है, कंप्रेसर से हट करके कंडेंसर के इनपुट में चला गया, कंप्रेसर से हट के कंडेंसर के इनपुट में चला गया, ये कंप्रेसर से कंडेंसर के इनपुट में हमारा चला गया 2 पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर कंडीशन हमारी सुपर हीटेड है, यहाँ पे कंडीशन हमारी सुपर हीटेड है, यानी वो जो रेफ्रिजरेंट हमको वेपर के फॉर्म में मिला है यहाँ पर वो सुपर हीटेड फॉर्म में है। अब क्या होगा? पहले तो वो सुपर हीटेड से सैचुरेशन कंडीशन तक आएगा, वो रेफ्रिजरेंट 2 से 2' तक आएगा। ये हमारा पूरा कंडेंसेशन प्रोसेस में ही चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 से 2' तक आएगा। 2 से 2' का मतलब क्या है कि डी सुपर हीटिंग प्रोसेस, यानी एक कॉन्स्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस है वेपर रेफ्रिजरेंट का, इन विच जहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन विल टेक प्लेस। जहाँ जैसे यहाँ से हीट का रिजेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि 2 से 2' तक यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एंथैल्पी हमारी घट रही है, एंट्रोपी हमारी घट रही है, एंट्रोपी हमारी घट रही है, टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, द काइंड ऑफ कूलिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस। दैट मीन इसको हम कहेंगे दिस इज कूलिंग प्रोसेस और डी सुपर हीटिंग प्रोसेस, जिसमें सुपर हीटिंग कंडीशन से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो सैचुरेशन तक आता है। सैचुरेशन के बाद 2' is the point corresponding to saturation. That means 2' पे जो रेफ्रिजरेंट का जो कंडीशन है वो सैचुरेटेड वेपर है, 2' पे सैचुरेटेड वेपर है। जो पॉइंट यहाँ पर है वही पॉइंट आपका इस पॉइंट पे है। यानी अब यहाँ से क्या होगा? कंडेंसर के अंदर द कंडेंसेशन विल टेक प्लेस। पहले तो सुपर हीटेड कंडीशन से डी सुपर हीटेड होने तक, कूलिंग होने तक या सैचुरेशन तक आएगा। सैचुरेशन के बाद the real condensation will take place. That means the kind of condensation will take place only after point 2'. So, this is the point at which the saturation will take place, and after saturation, as the certain amount of heat is rejected continuously, in that condition we can say the condensation process will occur in condenser, where the phase transformation will take place from vapor to liquid refrigerant. ये हमारी saturated vapor line है और ये हमारी saturated liquid line है। दिस इज हमारी वेपर सैचुरेटेड वेपर लाइन और दिस इज हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। तो
इस सैचुरेशन से, वेपर सैचुरेशन से वो लिक्विड की तरफ जा रहा है, यानी द फेज ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस एंड द फेज ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड. दैट मीन्स द काइंड ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट टेक प्लेस फ्रॉम point 2 dash. It will continue till point 3. Point 3 is known as saturation for the liquid. जैसे ही यहाँ से कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड होता जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे. पहले तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर कम होगा डी सुपरहीटिंग रीजन में, और उसके बाद जो कंडेंसेशन स्टार्ट होगा वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर में 2 डैश से 3 तक हमारा होगा. एंट्रोपी हमारी घटेगी, यानी अमाउंट हीट का रिजेक्शन होगा. इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हीट का रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा है. कंडेंसर पे हीट रिजेक्ट होती है. वो अमाउंट ऑफ हीट जो होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहलाती है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे. यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर हमारा कांस्टेंट है. कूलिंग भी हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और कंडेंसेशन भी हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है. टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है, जब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है वहाँ से हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंडेंसेशन हमारा प्रोसेस हमारा बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट होगा. अब क्या होगा, पॉइंट 3 पॉइंट पे जो रेफ्रिजरेंट की कंडीशन है वो लिक्विड सैचुरेटेड कहलाएगी. यानी अब यहाँ पे जो हमें जो लिक्विड मिला है वो सैचुरेटेड लिक्विड के फॉर्म में हमें 3 पॉइंट पे मिल जाएगा. यहाँ पर जो लिक्विड मिलेगा इस फिगर के अकॉर्डिंग सैचुरेटेड लिक्विड हमको मिल रहा है. कंडीशन इसकी और भी हो सकती है, बहुत सी कंडीशन हो सकती है इसमें. यहाँ पे सुपरहीटेड हो सकता है, यहाँ पे वेट हो सकता है, और भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन लेके चल रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो सके. तो 3 पॉइंट पे अगर उसकी कंडीशन सैचुरेटेड लिक्विड है तो यहाँ पर बेसिकली ये कंडेंसर का आउटपुट पॉइंट है. रिसीव कर लिया जाएगा. रिसीवर के बाद एक्सपेंशन के इनपुट होगा. एक्सपेंशन में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे देखिए टेम्परेचर हमारा कम होगा 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में. अब ये जो प्रोसेस कहलाया था हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस था. एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल टेक प्लेस इन विच द हीट रिजेक्शन इज देयर इन कंडेंसर. और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है ये बेसिकली टेम्परेचर को कम हो रहा है 3 से 4 के बीच में, प्रेशर हमारा कम हो रहा है. दैट मीन्स एक्सपेंडर में जो रेफ्रिजरेंट के साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर हमारा कम हो रहा है. एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट है 3 से 4 के बीच में. एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट एंड एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट दैट मीन्स द काइंड ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस. आइजेंथैल्पिक प्रोसेस भी इसको कहते हैं. थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहें चाहे आइजेंथैल्पिक प्रोसेस कहें, दोनों एक ही है. यानी यहाँ पर बेसिकली एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट है, टोटल हीट कंटेंट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, एंट्रोपी थोड़ी सी हमारी इंक्रीज कर रही है. यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ जो हीट का बेसिकली एडिशन हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे बेसिकली थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, और एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट है. तो इस प्रोसेस में हम लोग कहेंगे दिस इज प्रोसेस 3-4 इन विच द थ्रॉटलिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस फॉर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस. इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 4 पर हमें जो क्या मिला है, रेफ्रिजरेंट मिला है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिला है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे. इस पॉइंट पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे हमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिल गया. ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट चेंज होगा लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में. यहाँ से देखिए 4 से 1 के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है, 4 से 1 के बीच में प्रेशर कांस्टेंट है, 4 से 1 के बीच में evaporator लगा है. दैट मीन्स इन evaporator द काइंड ऑफ प्रोसेस विल टेक प्लेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंथैल्पी डिक्रीजेस. दैट मीन्स और यहाँ पे हो क्या रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो रहा है. यहाँ से वेपर के फॉर्म वेपर लाइन की तरफ जा रहा है लिक्विड से. यानी द काइंड ऑफ phase transformation will take place. That kind of process is known as vaporization process, which take place at constant temperature and constant pressure. So this process is known as vaporization process, in which the certain amount of heat is absorbed from the space required for the cooling. That means entropy हमारी increase कर रही है. इसका मतलब क्या है कि हमारा certain amount of heat का absorption हो रहा है रेफ्रिजरेंट के अंदर, वो absorb करके वो change हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, vaporization हो रहा है. The kind of vaporization process will take place
और वेपोराइजेशन प्रोसेस में हीट का जो एब्जॉर्प्शन होगा यानी एंट्रोपी हमारी बेसिकली बढ़ेगी। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? रेफ्रिजरेंट के केस में, तो एंट्रोपी उस केस में हीट एडिशन होगा। हीट एडिशन कहाँ पर होगा? स्पेस में नहीं होगा, हीट एडिशन होगा हमारे रेफ्रिजरेंट के केस में। इसलिए यहाँ पे इसमें एंट्रोपी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए dq बाई टी इज इक्वल टू एस, या चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू टी डी एस। अगर उसको कहें तो dq इज इक्वल टू टी डी एस। चेंज इन एंट्रोपी की बात हम लोग करें तो जो अमाउंट ऑफ जो हीट है वो बेसिकली एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड कर रहा है। एंट्रोपी बढ़ेगी तो अमाउंट ऑफ हीट भी हमारी बढ़ेगी, तो इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जहाँ से हीट का एब्जॉर्प्शन जहाँ पर हो रहा है उसमें हीट एंट्रोपी हमारी बढ़ रही है, और जहाँ से हो रहा है वहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? 4 से लेकर के 1 के बीच में रेफ्रिजरेंट चेंज हो चुका है, वेपर से लिक्विड से वेपर के फॉर्म में आ चुका है, और 1 पॉइंट पे वो सैचुरेटेड वेपर बन चुका है। 1 पॉइंट पे वो सैचुरेटेड वेपर हमारा बन चुका है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पूरी साइकिल इस तरीके से कंप्लीट हो रही है, जिसमें सबसे पहले थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं फिर से। 1 से 2 के बीच में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, जहाँ पर प्रेशर राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, वेपर में ही चेंज हो रहा है, मतलब किसी तरीके का फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग दे रहे हैं कंप्रेसर के केस में, जहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और हमारा एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है और एंथैल्पी हमारी इंक्रीज कर रही है। सो द प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 के बीच में सबसे पहले डी सुपर हीटिंग होगी, कहाँ तक? 2 से 2' तक, इसको हम कूलिंग भी कहते हैं। कूलिंग होने के बाद कंडेंसेशन होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे, एंट्रोपी घटेगी हमारी, एंट्रोपी घटेगा मतलब हीट का रिजेक्शन होगा। दैट मीन्स द प्रोसेस इज नोन एज constant temperature constant pressure process in which the condensation will take place, in which the certain amount of heat is rejected to the surrounding. Now 3 to 4 process is the process in which the pressure decreases, temperature decreases, entropy increases, and enthalpy remain constant, due to which this process is known as isenthalpic expansion. Due to this process 3-4 is known as isenthalpic expansion, which is also known as throttling process, in which the enthalpy of the process remain constant. Now in process 4 to 1, this is the process in which the vaporization will take place at constant temperature, constant pressure, due to which the entropy increases, and entropy increases in the sense the certain amount of heat is absorbed for the refrigerant from the space where the heat is absorbed is subjected to cooling effect. That means the space from which the certain amount of heat is absorbed, in that space the cooling effect is achieved. और जहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा। कैसे होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे, और दैट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बिकॉज द काइंड ऑफ वेपोराइजेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस इन विच द लिक्विड रेफ्रिजरेंट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, दैट मीन्स एट पॉइंट 1। तो 1 पॉइंट पे हमारा सैचुरेटेड वेपर हमारा मिल गया है, और यहाँ पर हमारा लिक्विड था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है रेफ्रिजरेंट की सिंपल वेपर कंप्रेशन में। टीएस डायग्राम को हम लोगों ने समझा। अब आगे क्लासेस में और डिटेल इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।